फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जीएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग करने वाले हैं मिरर्स इक्वेशन। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, लेकिन अब हम लोग इसको डेराइव करके देखने वाले हैं कि ये रिलेशन कैसे आया। हमने क्या पढ़ा था, मिरर्स इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमको डेराइव करके लाना है। इसको लाने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ को अच्छे से नोट करके देखना होगा। ये देख लेते हो 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमारा कोई मिरर है और उस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आता है तो वो हमारा फोकस से होके ही गुजरता है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट इस डायरेक्शन में पैरेलल आया तो ये कहाँ से पार होगा, फोकस से। अगर इस तरीके से आया यहाँ पे तो ये भी पार होगा फोकस से। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा क्या था कि अगर कोई लाइट हमारा फोकस से पार होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। इसको समझाते हैं कैसे, तो इसको समझ सकते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं हम ये मिरर का, और इसमें क्या होता है, हम लोग का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, इसको मान लेते हैं फोकल पॉइंट F। अगर हमारा लाइट इस डायरेक्शन में फोकस से पार हुआ, ये हमारा फोकस है, और इस फोकस से ये हमारा लाइट पास हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये दूसरा था। पहला क्या कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से पार होगा, और फोकस से पार हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और तीसरा इसमें पॉइंट क्या है कि अगर हमारा लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो ये रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसी लाइन पर। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हमारा लाइट इस तरीके से आया तो इंसिडेंट रे यहाँ पर होगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी बिल्कुल सेम इसी में होगा। और इसी में चौथा पॉइंट हमारा छुपा हुआ है कि हम लोग का कोई भी केस ले ले मिरर में, हर जगह पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। अगर हम लोग मिरर इक्वेशन या फिर रिफ्लेक्शन का केस देख रहे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ भी हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ मौजूद है और फॉलो हुआ है। सबसे पहले क्या, ये हमारा तो हमने जाना कि ये लाइट ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया। लेकिन अगर अच्छे से नोटिस करें, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या होगा, एंगल आई होगा, और जितना एंगल आई है उतना ही है हमारा एंगल आर। एंगल आर क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। यहाँ क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन काम किया। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, और यहाँ ये जो हमने पढ़ा इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है। मतलब कि ये हमारा नॉर्मल हुआ और इसी के ऊपर इंसिडेंट रे, तो हम लोग का थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। मतलब कि लाइट ऐसे गया और वापस इसी रास्ते में आया। ये 4 पॉइंट्स थे। अगर हम इस लाइट को यहाँ से क्रॉस करें तो ये बिल्कुल इसी तरह इधर पार हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इसी रास्ते में आएगा। ये बस 4 पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं अपने मिरर इक्वेशन की ओर। तो मिरर इक्वेशन के लिए हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे। मिरर में एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, इसके बाद हम लोग डेराइव करेंगे। तो बनाते हैं इमेज। सबसे पहले हम लेते हैं एक कनकेव मिरर। हम लोग कन्वेक्स भी ले सकते हैं। कनकेव में बनाते हैं पहले। ये हमारा हो जाएगा एक कनकेव मिरर जिसका एपरेटस है AB। इस तरीके से हुआ, और इसमें मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसका हाफ होगा हमारा फोकल पॉइंट F। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हम ऐसे रखें, इसको AB मान लिए, इसको मान लेते हैं PQ, तो ये होगा क्या, AB ऑब्जेक्ट का लाइट इस तरीके से आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पास होगा ये फोकस से,
लाइट ए से आया और रिफ्लेक्ट होके इधर आया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग का ये नॉर्मल दिया हुआ है, हम एक लाइट ऐसे इंसिडेंट करते हैं, ऐसे इंसिडेंट किए तो ये हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल होगा आई, और जितना आई उतना ही होगा आर, ये हमारा हो गया एंगल आर। इस तरीके से यहाँ देखिए हमारा लाइट ऐसे होके यहाँ आया और ये लाइट ऐसे होके यहाँ आया, और जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर बनेगा हमारा इमेज। तो ये हमारा इमेज बन जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा इमेज Q डैश P डैश। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इमेज कैसा है, एक्चुअल में लाइट कट रहे हैं, मतलब कि ये रियल इमेज है। दूसरा क्या है, ये उल्टा है, इन्वर्टेड है। तीसरा क्या बोल सकते हैं, ये स्मॉलर है, मतलब डिमिनिश्ड, छोटा है अपने ऑब्जेक्ट के साइज से। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, लेट अस कंसिडर अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर where real image is formed। यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, एक रियल इमेज बना है। अब इसका प्रॉपर्टी हर एक को नहीं लिखेंगे कि ये छोटा है बड़ा है, उसको नहीं लिखेंगे, बस हमने ये इसको कर लिया। और क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं M, और इसी पॉइंट को यहाँ पे, अब देखिए मैंने पिछले भी क्लास में कहा था कि ये जो हमारा मिरर है ये बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है, और इस बड़े सर्कल के हिस्से में एक छोटा सा पॉइंट ले, एक छोटा सा लाइन ले, तो ये लगेगा ही नहीं कि हमारा ये दूसरा है, ये बिल्कुल उसी में को इनसाइड कर जाएगा। मतलब कि हम लोग अगर यहाँ पे एक कोई लाइन ऐसे खींचे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि कर्व है, क्योंकि ये बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है। तो हम क्या मान सकते हैं, MP इज परपेंडिकुलर टू ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, इधर इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ बस हम लिख सकते हैं सिंस मिरर is a part of large circle, so angle formed by MP is right angle। राइट एंगल, हमारा एंगल क्या होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो हम बिल्कुल अपने डेरिवेशन की ओर बढ़ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ हम लोग को लाना क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हम समझते हैं कि ये f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम फिगर में बनाते हैं, हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को u लिख सकते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v लिख सकते हैं, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट C से पॉइंट P के बीच, और ये हमारा फोकल पॉइंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। ये बिल्कुल सीधे हैं एक लाइन में, ये हमारा हो जाएगा फोकल पॉइंट। तो अब हम लोग को बिल्कुल ऐसा दो ट्राइंगल्स का पेयर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर लेना है, ताकि हम लोग को रिलेशन मिल पाए F, V और U का। तो देखिए हमारा कहाँ पे है ये F, ये है हमारा V और ये है हमारा U, मतलब कि इस ट्राइंगल को लेना है और इस ट्राइंगल को लेना है। हम बता देते हैं, पहले बड़े बड़े ट्राइंगल्स को लेते हैं, ट्राइंगल PQ, ये नेम दोनों का सेम हो गया है, इसको Q और R मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं R। तो हम क्या ले सकते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा R डैश, इसको लिख सकते हैं हम R डैश। तो देखिए हम लेंगे किस में, ट्राइंगल RQP एंड R डैश P डैश। फिर यहाँ दिक्कत हुआ,
यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं Q डैश और इसको लिख सकते हैं R डैश। जो ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल R Q P एंड ट्राइंगल R डैश Q डैश P दोनों सिमिलर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम से हमें क्या पता चला, ट्राइंगल आर क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर डैश क्यू डैश पी। और जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का रेशियो ले लेते हैं, आर क्यू अपॉन आर डैश क्यू डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका बेस क्यू पी और इसका बेस क्यू डैश पी। इसका बेस लिख सकते हैं क्यू पी और ये हो जाएगा हमारा क्यू डैश पी। ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल का पेयर लेंगे जहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल क्यू डैश आर डैश एफ को और दूसरा ट्राइंगल होगा एम पी एफ। सिमिलरली या फिर एंड करके लिख सकते हैं ट्राइंगल आर डैश क्यू डैश पी, पी नहीं होगा यहाँ पे हमारा एफ होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल एम पी एफ का। सेम इसी के जैसा केस होगा, इसका हाइट लेंगे हम क्यू डैश आर डैश अपॉन इसका हाइट हो जाएगा एम पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसका बेस क्यू डैश पी बाय ये पी बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, क्यू डैश एफ क्या हो जाएगा हमारा क्यू डैश एफ और इसका बेस हो जाएगा पी एफ। इसको हम लिख सकते हैं पी एफ। ये हमारा यहाँ तक हो चुका। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ढंग से देखिए, ये जो हमारा आर क्यू है और हमारा एम पी है दोनों सेम हाइट में होंगे क्योंकि ये हमारा पैरेलल लाइट है और हम मान चुके हैं ये परपेंडिकुलर है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एम पी। तो जब हमारा आर क्यू इज इक्वल टू एम पी आया, आर क्यू और एम पी दोनों सेम है, तो हम कर क्या सकते हैं, इस इक्वेशन को पलट सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम पी अपॉन क्यू डैश आर डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन क्यू डैश एफ। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब इससे आगे बढ़े तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। आर क्यू इज इक्वल टू एम पी और आर डैश क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू डैश आर डैश। इसको और एक बार सुधार लेते, इसको भी नहीं मानते हम इक्वेशन नंबर 2। हम इसको सुधार के क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं आर क्यू अपॉन क्यू डैश आर डैश, आर क्यू अपॉन आर डैश क्यू डैश दोनों को सुधार देते हैं देखने में एक जैसा लगे, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन क्यू डैश एफ। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी अपॉन क्यू डैश पी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन क्यू डैश एफ। ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हमको बस यहाँ से देखना है कौन एफ है, कौन भी है, कौन यू है, बस वही लगाना है, हमारा इक्वेशन बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हमारा क्यू पी, क्यू और पी
Q से P के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या माना है, U माना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये होगा हमारा U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि पोल से जो बाईं ओर होगा मतलब कि वो नेगेटिव, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, नेगेटिव का साइन। जस्ट इसके बाद में Q डैश P, ये हमारा Q डैश P, ये डिस्टेंस है इमेज का, तो ये हो जाएगा माइनस भी, ये भी बाईं ओर है। सेम इधर PF को हम क्या लिख सकते हैं, PF, ये हमारा है फोकल लेंथ और ये भी बाईं ओर है, उसके लिए माइनस F। अब आगे देखते हैं Q डैश F। Q डैश F, इस बारे में तो हमारा कोई जानकारी नहीं है कि Q डैश F को हम क्या लिखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है कि ये भी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F है। अगर हमसे बोला जाए कि QF निकालिए तो हम Q डैश F निकालें तो क्या कर सकते हैं, Q डैश P में से घटा सकते हैं इस पार्ट को। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमें ये निकालना है इस लाइन को, तो हम कर क्या सकते हैं, इस बड़े से लाइन में हम लोग इसको काट दें तो ये हमारा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q डैश P में से अगर हम माइनस कर दें PF को तो हमारा Q डैश F आ सकता है। और ये अलग से लिखे हैं ताकि ये पता चले कि यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट है, इसको ढंग से कर लीजिएगा। तो एक बार आगे बढ़ते हैं, इधर तो हमने कर लिया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते, ये माइनस माइनस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, U अपॉन V इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस F। अब यहाँ देखते हैं Q डैश P, हमारा ये जो Q डैश P है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज V, लेकिन ये बाईं ओर है उसलिए क्या होगा, माइनस V। अब इस इक्वेशन का माइनस यहाँ पे लगेगा। उसके आगे क्या है, PF, ये PF क्या है, PF हमने माना है ये क्या है, फोकल लेंथ है, ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये पोल की बाईं ओर है, उसलिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बस कैलकुलेशन करना है अभी। U अपॉन V इज इक्वल टू माइनस F और ये हो जाएगा हमारा माइनस B, माइनस माइनस प्लस F। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस U इंटू V प्लस U इंटू F इज इक्वल टू ये इधर माइनस VF, ये कर सकते हैं। अब F वाले टर्म को एक साइड लेके जाते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस UV इज इक्वल टू माइनस VF और ये प्लस में था इस साइड जाएगा तो माइनस में, इस तरीके से आया। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में F कॉमन है तो F को कॉमन निकाल सकते हैं और साथ ही साथ माइनस को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, ये हमारा हो जाएगा माइनस UV इज इक्वल टू माइनस F, कॉमन निकला माइनस और F कॉमन निकल गया, क्या बचा V, यहाँ से भी माइनस निकला प्लस बचा, F निकला क्या बचा U। तो ये हमारा लगभग हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देते हैं U अपॉन V को, तो माइनस माइनस कटेगा, काट दिए, क्या हुआ, हमने UV को इधर भेजा तो इधर बचा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू V प्लस U, V प्लस U और इसको डिवाइड करना है U V से। तो अभी एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। हो गया स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, F को इधर लेके आ सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर होगा तो डिवाइड, तो क्या लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, इन दोनों के लिए भी अलग कर दीजिए, V को अलग कर देते हैं तो हो जाएगा V अपॉन UV प्लस U अपॉन
यू भी। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, बचपन में हमने जो पढ़ा था 3+2/7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/7 + 2/7। ये बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, बस वही है। अब क्या कर सकते हैं, भी और भी दोनों कैंसिल, यू और यू दोनों कैंसिल। तो अब हम ढंग से देखें तो ये हमारा क्या होगा 1/f = 1/u + 1/v। तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है। हम लिख सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। हमारा डेरिवेशन का ये रिलेशन कंप्लीट हुआ। तो हमने जाना कि 10th में बस इक्वेशन था 1/f = 1/v + 1/u, लेकिन अभी हमने इसको डेराइव करके समझा कि आखिरकार ये रिलेशन कैसे आता है। और ये ऑल टाइप्स ऑफ मिरर के लिए काम करता है। ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, चाहे वो कनकेव हो, कन्वेक्स हो या फिर प्लेन हो, हर किसी में ये काम करेगा। तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था, हो चुका। इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा मिरर्स इक्वेशन बन चुका है और ये हमने किया कनकेव मिरर को लेकर। अगर हम चाहें तो हम कन्वेक्स मिरर लेके भी सेम डेरिवेशन को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। और आप सभी अगर चाहते हैं कि मैं इसके लिए फिर से अलग से नया वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।